साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग इथिक्स की क्लासेस देख रहे हैं। 6 क्लास हो चुकी है हमारी, ये 7वीं क्लास है। ठीक। और 6 क्लास में आपने बहुत कुछ देखा है इथिक्स में। ये पीसीएस के लिए है, स्पेशली पीसीएस के लिए है। ठीक है, यूपीएससी में भी काम आ जाएंगी, लेकिन पीसीएस के लिए तो ये पूरी तरह से है। ठीक है, इसमें लिखाया भी जा रहा है। आपने पिछली कई कक्षाओं को देखा है जिसमें लिखाया गया है, काफ़ी ज़्यादा लिखाया गया है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या क्या देखा था आप देखे ही होंगे। पिछली कक्षा में हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए थे, जिसमें जो है फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज वो टॉपिक चल रहा है पिछली कक्षा से। सीसैट उसके पहले हो गया था। ठीक है, सीसैट क्या है वो सब हमने देखा। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज क्या होने चाहिए। ठीक है, सिविल सेवाओं में नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए। ठीक, तो उस बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो हमने 3-4 टॉपिक देख लिए थे, जिसमें हमने सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, लगन, निरंतरता, ठीक है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी देखी थी, वस्तुनिष्ठा, तटस्थता, निष्पक्षता, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हम देखेंगे परजेवरेंस क्या है और परसिस्टेंस क्या है, यानी लगन और दृढ़ता क्या है। ठीक है, और पेशेंस देखेंगे। आगे के बहुत सारे टॉपिक हैं, तो कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो 6 क्लासेस में भी लिखाया गया है, आप जानते होंगे। अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप पिछले सारे लेक्चर्स देख लीजिए और जो है नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। साथ में प्रश्न भी जो दिए जा रहे हैं, उन प्रश्नों को भी अगर आप लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। जो प्रश्न दिए गए हैं अगर आप लिख के मुझे मेरे जो है टेलीग्राम पे भेज दीजिए, मैं उनको चेक करके बता दूंगा आपने कैसा उत्तर लेखन किया है। ठीक है, और मैंने ये सोचा है कि जब जनवरी आ जाएगा तो जनवरी से लगभग डेली जो है एक उत्तर लेखन की मैं क्लास भी दूंगा। जो है अपने से आंसर राइटिंग लिख के जो है आप लोगों को यूट्यूब पे मैं दे दूंगा। आप उसका फॉर्मेट देख सकते हैं कि कैसे लिखना है। ठीक, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। ठीक है, आगे शुरू करते हैं आज हम। तो ये 7वीं क्लास है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए परजेवरेंस एंड परसिस्टेंस, लगन और निरंतरता, जिसे दृढ़ता भी हम कहते हैं। ठीक है, लगन और निरंतरता को हम दृढ़ता भी कहते हैं। नीचे की लाइन से लिखना शुरू करिए। लिखिए, लगन का अर्थ है, लगन का अर्थ है किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की उपलब्धि होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा को निरंतर बनाए रखना। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, लंबे संघर्षों में प्रायः विचलन, भटकाव और थकान की संभावना ज्यादा होती है। फुल स्टॉप। इन नकारात्मक स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भीतर से अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अभिप्रेरणा की इंग्लिश मोटिवेशन महसूस करता रहे, सेमीकोलन। यही क्षमता लगन है।
यही क्षमता लगन है। फुल स्टॉप। यानी लगन का अर्थ हम क्या देखते हैं कि किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की उपलब्धि होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा को निरंतर बनाए रखना। यानी अगर आप मान लीजिए पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या किसी भी क्षेत्र में आप जो है सफल होना चाहते हैं, तो आप जो है अगर कठिन उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने को जो है हमेशा प्रेरणा देते रहें। लंबे संघर्षों में ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग विचलन देखते हैं, भटकने लगता है मन हमारा, थकान महसूस होने लगती है। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए क्या आवश्यक है? इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भीतर से अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन महसूस करता रहे। यही क्षमता लगन कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लगन में मूलतः दो गुण निहित हैं। लगन में मूलतः दो गुण निहित हैं। लगन में मूलतः दो गुण निहित हैं। डैश धैर्य, जिसे पेशेंस ब्रैकेट में लिखते जाइए, इंग्लिश जरूर लिख लीजिएगा। धैर्य पेशेंस तथा उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की निरंतरता। प्रतिबद्धता की निरंतरता को लिखेंगे परसिस्टेंस। फुल स्टॉप। इस गुण को कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू तथा भावनात्मक बुद्धिमत्ता ब्रैकेट में लिख लीजिएगा EI इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं लगन बनाए रखने के बाद फुल स्टॉप लगा के लिखिए। लगन बनाए रखने का सामान्य तरीका यह है कि व्यक्ति समान लक्ष्य वाले व्यक्तियों से निरंतर संवाद करे, अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में बांटकर अपना मूल्यांकन करे और स्वतः परामर्शी प्रणाली ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑटो सजेस्टिव मोड ब्रैकेट बंद का प्रयोग करे कॉमा अर्थात लिख लिख कर या बोल बोलकर खुद को प्रोत्साहित करता रहे। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सिविल सेवा परीक्षा में
सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए तो लगन चाहिए ही। सफलता के लिए तो लगन चाहिए ही, कॉमा, सिविल सेवक के तौर पर सफल होने के लिए भी इसका उतना ही महत्व है। फुल स्टॉप। जब कोई सिविल सेवक विकास संबंधी किसी नीति का क्रियान्वयन शुरू करता है तो उसे कई तरह के दबाव झेलने होते हैं और नीति के सफल होने में लंबा समय लगता है। फुल स्टॉप। उस कालखंड में लगन का गुण ही उसे स्थायित्व प्रदान करता है। फुल स्टॉप। अब हेडिंग डाल लीजिए कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। हेडिंग डाल लीजिए कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता है क्या? प्रतिबद्धता होती है नैतिक जिम्मेदारी का एहसास। प्रतिबद्धता किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, कार्य के प्रति हो सकती है, मूल्य के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति या विचारधारा के प्रति। प्रतिबद्धता में उत्साह ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जैसे फॉर्मेटिंग की गई है ऐसे फॉर्मेटिंग करते चलिएगा। ये 60 की पॉइंट होते हैं जिनको हम एग्जाम टाइम लिखते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू करिए। लिखिए, प्रतिबद्धता एक नैतिक गुण है। प्रतिबद्धता एक नैतिक गुण है। प्रतिबद्धता एक नैतिक गुण है जो व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों का गहरा एहसास कराता है। जिम्मेदारियों का गहरा एहसास कराता है।
गहरा एहसास कराता है, फुल स्टॉप। उसे हर क्षण याद दिलाता है, उसे हर क्षण याद दिलाता है, याद दिलाता है कि नैतिक निष्ठाएं क्या है, कि नैतिक निष्ठाएं क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह। और उनमें विचलन नहीं होना चाहिए, और उनमें विचलन नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। प्रतिबद्धता किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, प्रतिबद्धता किसी विशेष व्यक्ति के प्रति, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, भी हो सकती है, कॉमा, किसी विचारधारा, किसी विचारधारा, कॉमा, समुदाय, समुदाय, कॉमा, मूल्य, मूल्य, या देश के प्रति भी, या देश के प्रति भी, देश के प्रति भी, फुल स्टॉप। प्रतिबद्ध व्यक्ति, प्रतिबद्ध व्यक्ति, प्रतिबद्ध व्यक्ति प्रायः भीतर से, प्रायः भीतर से अभिप्रेरित रहता है, अभिप्रेरित रहता है, फुल स्टॉप। और अनैतिक आचरण में लिप्त नहीं होता, और अनैतिक आचरण में लिप्त नहीं होता, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। जब भारत आजाद हुआ तो, जब भारत आजाद हुआ तो, आजाद हुआ तो ब्रिटिश काल के सिविल सेवक ही, ब्रिटिश काल के सिविल सेवक ही, ब्रिटिश काल के सिविल सेवक ही स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की सिविल सेवाओं में शामिल हुए, स्वतंत्र भारत की सिविल सेवाओं में शामिल हुए, फुल स्टॉप। राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो जाने के कारण, कल्याणकारी हो जाने के कारण यह अपेक्षा थी कि, यह अपेक्षा थी कि, थी कि नौकरशाह अपने सुविधाओं पर, नौकरशाह अपने सुविधाओं पर, सुविधाओं पर नहीं बल्कि समाज के वंचित वर्गों को, नहीं बल्कि समाज के वंचित वर्गों को, वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के प्रति प्रतिबद्ध हों, मुख्य धारा में लाने के प्रति, लाने के प्रति प्रतिबद्ध हों, प्रतिबद्ध हों, फुल स्टॉप। किंतु यह प्रक्रिया आसान नहीं थी,
किंतु यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। फुल स्टॉप। नेहरू जी का अंत तक मानना था कि नेहरू जी का अंत तक मानना था कि नौकरशाही के रूढ़िवादी चरित्र ने उनकी नीतियों की विफलता में बड़ी भूमिका निभाई। फुल स्टॉप। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार दिया। तो यह प्रश्न उठा कि सिविल सेवक को किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, किसके प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए, डैश लगा के, संविधान के प्रति या सरकार के प्रति, क्वेश्चन मार्क। संविधान के प्रति या सरकार के प्रति, क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सिविल सेवक की पहली प्रतिबद्धता संविधान तथा उसके मूल्यों के प्रति होनी चाहिए। फुल स्टॉप। इसके समानांतर उसे राज्य के कल्याणकारी उद्देश्यों, संसद द्वारा पारित विधियों व नियमों, अपने विभाग की नीति संहिता को इंग्लिश में लिख लीजिए कोड ऑफ एथिक्स, और आचरण संहिता को लिख लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। फुल स्टॉप। जब तक सरकार उससे विधि विरुद्ध अपेक्षा न करे, जब तक सरकार
उससे विधि विरुद्ध अपेक्षा न करे, उससे विधि विरुद्ध अपेक्षा न करे, तब तक उसे सरकार की नीतियों और आदेशों के प्रति ही प्रतिबद्ध होना चाहिए। फुल स्टॉप। किंतु किसी राजनीतिक दल या नेता विशेष के प्रति उसका प्रतिबद्ध होना ठीक नहीं है। फुल स्टॉप। क्योंकि राजनीतिक तटस्थता भारत में सिविल सेवकों के लिए अनिवार्य मूल्य माना गया है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रतिबद्धता की तीव्रता बढ़ने पर जो मूल्य विकसित होता है वह समर्पण भाव है। समर्पण भाव के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, वह समर्पण भाव है। फुल स्टॉप। समर्पण किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के प्रति भी हो सकता है। समर्पण किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के प्रति भी हो सकता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे किसी खेल या अनुसंधान के प्रति। ब्रैकेट बंद। और किसी सामाजिक उद्देश्य के प्रति भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे वंचित वर्गों के पक्ष में कोई उद्यम करना। ब्रैकेट बंद। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि समर्पण भाव समाज के प्रति है तो उसके केंद्र में
तो उसके केंद्र में जो भावना काम करती है, उसे सेवा भावना, स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेवा भावना को अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसे सेवा भावना, स्पिरिट ऑफ सर्विस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंग्लिश में, स्पिरिट ऑफ सर्विस, उसे सेवा भावना कहते हैं। फुल स्टॉप। सिविल सेवक में यह भावना अपेक्षित होती है। सिविल सेवक में यह भावना अपेक्षित होती है। फुल स्टॉप। इसका अर्थ है खुद को अधिकारी मानने की बजाय सेवक मानना, कार्य को बोझ मानने की बजाय उसी में आनंद महसूस करना, अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना कि वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सके। फुल स्टॉप। सेवा भावना का मूल सूत्र यह समझना है कि व्यक्ति जो कुछ भी है समाज के ही कारण है। समाज के ही कारण है। फुल स्टॉप। और समाज के लिए कार्य करके वह समाज को नहीं बल्कि खुद को सफल बनाता है। फुल स्टॉप। ठीक। तो यहाँ तक हमने क्या देखा? यहाँ तक हमने देखा कमिटमेंट क्या है, ठीक है, और सेवा भावना क्या है, ठीक है, इन चीज़ों को हमने लिखा। अब केस स्टडी शुरुआत करेंगे आज के जो है वीडियो से। केस स्टडी देखेंगे, केस स्टडी लिखेंगे भी, ठीक है। तो हमारा जो है फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज टॉपिक ख़त्म हो गया। अब केस स्टडी टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है।
तो हेडिंग डाल लीजिए केस स्टडी और केस स्टडी नंबर 1 लिखिए। आपको पता है ना केस स्टडी लगभग 75 नंबर की आती है, और केस स्टडी जानना आवश्यक भी है, क्योंकि केस स्टडी कैसे सॉल्व करेंगे ये जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे आप लिख पाएंगे, केस स्टडी कैसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए केस स्टडी नंबर 1। पहली केस स्टडी लिखिए। लिखिए, आप एक ईमानदार अधिकारी हैं। आप एक ईमानदार अधिकारी हैं, कॉमा, आपका तबादला एक सुदूर जिले में, आपका तबादला एक सुदूर जिले में एक ऐसे विभाग प्रमुख के रूप में, एक ऐसे विभाग प्रमुख के रूप में, विभाग प्रमुख के रूप में किया गया है, किया गया है, कॉमा, जो अपनी आदक्षता, जो अपनी आदक्षता, कॉमा, आदक्षता और संवेदनहीनता के लिए कुख्यात है, और संवेदनहीनता के लिए कुख्यात है, कुख्यात है, फुल स्टॉप। आप पाते हैं कि, आप पाते हैं कि, पाते हैं कि, पाते हैं कि इस घटिया कार्य स्थिति, इस घटिया कार्य स्थिति का मुख्य कारण, का मुख्य कारण मुख्य कारण कर्मचारियों के एक भाग में, कर्मचारियों के एक भाग में एक भाग में अनुशासनहीनता है, अनुशासनहीनता है, फुल स्टॉप। वे स्वयं तो कार्य करते नहीं हैं, वे स्वयं तो कार्य करते नहीं हैं, करते नहीं हैं, कॉमा, और दूसरों के कार्य में भी गड़बड़ी पैदा करते हैं, और दूसरों के कार्य में भी, और दूसरों के कार्य में भी गड़बड़ी पैदा करते हैं, गड़बड़ी पैदा करते हैं, फुल स्टॉप। सबसे पहले आपने, सबसे पहले आपने, आपने उत्पातियों को सुधर जाने की, उत्पातियों को सुधर जाने की, उत्पातियों को सुधर जाने की, कॉमा, अन्यथा अनुशासनिक कार्यवाही का, अन्यथा अनुशासनिक कार्यवाही का सामना करने की चेतावनी दी, सामना करने की चेतावनी दी, फुल स्टॉप। जब इस चेतावनी का असर, जब इस चेतावनी का असर ना के बराबर हुआ, ना के बराबर हुआ, कॉमा,
तब आपने नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। तब आपने नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। फुल स्टॉप। इसके बदले में उन्होंने अपनी बीच की एक महिला कर्मचारी को आपके विरुद्ध महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दायर करने के लिए भड़का दिया। महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दायर करने के लिए भड़का दिया। फुल स्टॉप। आयोग ने तुरंत आपका स्पष्टीकरण मांगा। फुल स्टॉप। आपको लज्जित करने के लिए मामला मीडिया में भी प्रसारित किया गया। फुल स्टॉप। इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ विकल्प निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला विकल्प लिखिए। पहला विकल्प है आयोग को अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए। और अनुशासनिक कार्रवाई पर नरमी बरतिए। नंबर दूसरा, आयोग को नजरअंदाज कर दीजिए। और अनुशासनिक कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। फुल स्टॉप। नंबर तीसरा, अपने उच्च अधिकारियों को संक्षेप में अवगत करा दीजिए। अपने उच्च अधिकारियों को संक्षेप में अवगत करा दीजिए। उनसे निर्देश मांगिए
उनसे निर्देश मांगिए और उनके अनुसार कार्य कीजिए। और उनके अनुसार कार्य कीजिए। चौथा विकल्प लिखिए, कोई अन्य संभव विकल्प सुझाइए। कोई अन्य संभव विकल्प सुझाइए। सभी का मूल्यांकन कीजिए। सभी का मूल्यांकन कीजिए और अपने कारण बताते हुए सबसे अच्छा विकल्प स्पष्ट कीजिए। सबसे अच्छा विकल्प स्पष्ट कीजिए। सबसे अच्छा विकल्प स्पष्ट कीजिए। फुल स्टॉप। उत्तर लिखिए। पहली हेडिंग डाल लीजिए समस्याएं। कैसे केस स्टडी सॉल्व करना है ये आप देख लीजिए, ठीक है। कैसे अच्छा उत्तर लिखना आप कर सकते हैं, केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला लिख लीजिए समस्याएं, हेडिंग डाल लीजिए। पहली समस्या है महिला द्वारा की गई शिकायत। पहली समस्या महिला द्वारा की गई शिकायत। महिला द्वारा की गई शिकायत। दूसरी समस्या है कर्मचारियों की अनुशासनहीनता। कर्मचारियों की अनुशासनहीनता। और उसके विरुद्ध की गई कार्रवाइयों का उनका रवैया। और उसके विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का उनका रवैया। कार्यवाहियों का उनका रवैया। तीसरी समस्या लिखिए। तीसरी समस्या लिखिए, मीडिया का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। मीडिया का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, मूल्य या गुण। मूल्य या गुण। पहला मूल्य गुण लिख लीजिए, दृढ़ता या धैर्य। दृढ़ता या धैर्य। दृढ़ता या धैर्य। दूसरा गुण लिख लीजिए, अपने भावनाओं का प्रबंधन। अपने भावनाओं का प्रबंधन। तीसरा गुण लिख लीजिए, सहिष्णुता। 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 तो अपने भावनाओं पर प्रबंधन और सहिष्णुता पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी इन मूल्यों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने भावनाओं के प्रबंधन और सहिष्णुता पे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रस्तुत प्रसंग में 3 समस्याएं हैं। प्रस्तुत प्रसंग में 3 समस्याएं हैं। 3 समस्याएं हैं, कॉमा, जिनका समाधान होना चाहिए। जिनका समाधान होना चाहिए।
समाधान होना चाहिए। नंबर एक महिला द्वारा मेरे विरुद्ध की गई शिकायत। महिला द्वारा मेरे विरुद्ध की गई शिकायत। नंबर 2, कर्मचारियों की अनुशासनहीनता और अराजक रवैया। कर्मचारियों की अनुशासनहीनता और अराजक रवैया। नंबर 3, मीडिया का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। मीडिया का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू करिए। लिखिए, इस मामले का समाधान करने के लिए जरूरी है कि मैं सिविल सेवा के कुछ बुनियादी मूल्यों के कुछ बुनियादी मूल्यों के अनुकूल आचरण करूं, जैसे सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य, न्यायप्रियता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सेमीकोलन। तभी इस समस्या का वस्तुनिष्ठ समाधान हो सकेगा। वस्तुनिष्ठ समाधान हो सकेगा। फुल स्टॉप। नीचे की लाइन से लिखिए, दिए गए विकल्पों का मूल्यांकन निम्नलिखित है। विकल्पों का मूल्यांकन के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, दिए गए विकल्पों का मूल्यांकन निम्नलिखित है। पहला विकल्प लिखिए। नंबर 1, जो ऊपर विकल्प थे ना, तो उनका मूल्यांकन जो है ऐसे करेंगे। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1, पहला विकल्प अंशतः उचित है। और अंशतः अनुचित। फुल स्टॉप। महिला आयोग को स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए।
अवश्य दिया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। क्योंकि वह मेरी विधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वह मेरी विधिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वह मेरी विधिक जिम्मेदारी है, सेमीकोलन। किंतु अनुशासनिक कार्यवाही पर, किंतु अनुशासनिक कार्यवाही पर, कार्यवाही पर, कार्यवाही पर नरमी बरतना अनुचित होगा, नरमी बरतना अनुचित होगा, नरमी बरतना अनुचित होगा। फुल स्टॉप। क्योंकि इससे अराजक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, क्योंकि इससे अराजक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, बढ़ेंगी और सिविल सेवकों का आत्मविश्वास कमजोर होगा, और सिविल सेवकों का आत्मविश्वास कमजोर होगा, आत्मविश्वास कमजोर होगा। फुल स्टॉप। नंबर 2, नंबर 2 लिखिए। दूसरा विकल्प भी अंशतः सही है, दूसरा विकल्प भी अंशतः सही है, फुल स्टॉप। अनुशासनिक कार्यवाही को, अनुशासनिक कार्यवाही को, कार्यवाही को मजबूती के साथ, मजबूती के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ाना उचित है, आगे बढ़ाना उचित है, उचित है। क्योंकि अनुशासनहीन कर्मचारियों को, क्योंकि अनुशासनहीन कर्मचारियों को, अनुशासनहीन कर्मचारियों को मजबूत कार्यवाही से ही, मजबूत कार्यवाही से ही मजबूत कार्यवाही से ही नियंत्रित किया जा सकती है, नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। फुल स्टॉप। किंतु आयोग को, किंतु आयोग को नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना विधि विरुद्ध और अनैतिक होगा, विधि विरुद्ध या अनैतिक होगा। फुल स्टॉप। नंबर 3, नंबर 3, तीसरा विकल्प भी, तीसरा विकल्प भी, विकल्प भी सीमित रूप से ही स्वीकार्य है, तीसरा विकल्प भी सीमित रूप से ही स्वीकार्य है, स्वीकार्य है। फुल स्टॉप। उच्च अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को
उच्च अधिकारियों को संक्षेप में अवगत कराना औचित्यपूर्ण है। संक्षेप में अवगत कराना औचित्यपूर्ण है। औचित्यपूर्ण है। फुल स्टॉप। क्योंकि उनका विश्वास होने से यह संघर्ष सरल हो जाएगा। यह संघर्ष सरल हो जाएगा। सेमीकोलन। किंतु उनसे निर्देश मांग कर काम करना। किंतु उनसे निर्देश मांग कर काम करना। क्योंकि उनसे निर्देश मांग कर काम करना अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर थोपने जैसा है। दूसरों पर थोपने जैसा है। फुल स्टॉप। मैं उनसे सलाह अवश्य लूँगा। कॉमा, क्योंकि वे ज़्यादा अनुभवी हैं। कॉमा, किंतु अंतिम निर्णय आत्म विवेक से लूँगा। फुल स्टॉप लगाएं। अब देखिए ये 3 विकल्पों का हमने देख लिया कि हमारे क्या उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, अब सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या होगा, तो हेडिंग डाल लीजिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प। मेरी राय में सर्वश्रेष्ठ विकल्प यह होगा कि, सर्वश्रेष्ठ विकल्प के आगे लिख लीजिए मेरी राय में सर्वश्रेष्ठ विकल्प यह होगा कि, डैश लगा के नंबर का, सर्वश्रेष्ठ विकल्प नंबर का लिख लीजिए, चाहे ए लिख लीजिए, चाहे नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक, लिखिए महिला आयोग को विस्तृत स्पष्टीकरण भेजूं। जिसमें सारी बातें तथ्यों और तर्कों के साथ हो। फुल स्टॉप। साथ ही इस मामले को अपनी परीक्षा के रूप में
लेते हुए गरिमा पूर्वक निभाऊं, लेते हुए गरिमा पूर्वक निभाऊं। गरिमा पूर्वक निभाऊं, फुल स्टॉप। नंबर ख, अनुशासनहीन कर्मचारियों पर चल रही कार्रवाई को पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाऊं, फुल स्टॉप। ताकि यह स्पष्ट हो कि ऐसे दबावों से मैं नहीं झुकूंगा, ऐसे दबावों से मैं नहीं झुकूंगा। नंबर का वरिष्ठ अधिकारियों और अपने परिवारजनों को विश्वास में लूं ताकि वे संघर्ष में मेरे साथ रहें, फुल स्टॉप। नंबर घ, मीडिया के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखूं या अपने प्रतिनिधि द्वारा रखवाऊं, सेमीकोलन। और यदि मीडिया जानबूझकर एक तरफा व्यवहार करे तो उचित मंच पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे मीडिया काउंसिल में उसके विरुद्ध शिकायत करूं, फुल स्टॉप। उसके विरुद्ध शिकायत करूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस स्टडी नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब केस स्टडी नंबर 2 लिखिए।
जैसे हमने देखा केस स्टडी नंबर 1 की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, सही उत्तर लेखन क्या होना चाहिए। केस स्टडी नंबर 2 लिखिए। आप किसी संगठन के मानव संसाधन विभाग के अध्यक्ष हैं। मानव संसाधन विकास के अध्यक्ष हैं। फुल स्टॉप। एक दिन कर्मचारियों में से एक का ड्यूटी करते हुए देहांत हो गया। फुल स्टॉप। उसका परिवार मुआवजे की मांग कर रहा था। कॉमा, किंतु कंपनी ने इस कारण से मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। कॉमा, क्योंकि जांच द्वारा ज्ञात हुआ कि दुर्घटना के समय कर्मचारी नशे में था। फुल स्टॉप। कंपनी के कर्मचारी मृतक कर्मचारी के परिवार को मुआवजा देने की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। फुल स्टॉप। प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष ने आपसे इस संबंध में सलाह देने को कहा। डैश लगा के नीचे से लिखिए। प्रबंधन मंडल को आप क्या सलाह देंगे? क्वेश्चन मार्क। अपनी दी गई सलाहों में से
प्रत्येक के गुणों और दोषों की चर्चा कीजिए। प्रत्येक के गुणों और दोषों की चर्चा कीजिए। फुल स्टॉप। नंबर 1 विकल्प, नंबर 1 विकल्प हमारे पास कौन कौन से हैं? हेडिंग डाल लीजिए विकल्प। पहला है नशा। पहला विकल्प के रूप में है हमारे पास नशा। नशे में मुआवजा ना दिया जाए। मुआवजा ना दिया जाए। इसमें गुण भी है, दोष भी है। गुण क्या है? गुण ये है कि नियमों को माना जाए, अनुशासन को माना जाए, नशा को जो है मुक्त करने के लिए नशा कम किया जाए। ठीक है, नशे की रोकथाम के लिए। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। दोष क्या है? हड़ताल पे चले जाएंगे कर्मचारी, कंपनी का विश्वास कम होगा, लोगों का कंपनी के प्रति जो है लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए। दबाव, दूसरा नंबर दबाव। दबाव में मुआवजा दे दिया जाए। दबाव में मुआवजा दे दिया जाए। इसके भी गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं। गुण क्या हो सकते हैं? मुआवजा देने पे कि कंपनी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन दोष भी हैं। दोष में क्या होगा? लापरवाही बढ़ेगी, अराजकता बढ़ जाएगी कंपनी में। ठीक है, लापरवाही बढ़ेगी कि कंपनी के कर्मचारी और लापरवाह हो जाएंगे और इससे अराजकता भी बढ़ जाएगी। हमारे पास तीसरा विकल्प भी है। तीसरा है नैतिक विकल्प। मुआवजा दे दिया जाए, नैतिक विकल्प में रखते हैं। मुआवजा दे दिया जाए। मुआवजा दे दिया जाए। नीचे की लाइन से लिखिए। मेरे पास सलाह देने के निम्नलिखित विकल्प संभव हैं। मेरे पास सलाह देने के निम्नलिखित विकल्प संभव हैं। पहला विकल्प है, चूंकि कर्मचारी मृत्यु के समय मृत्यु के समय नशे में था, कौमा, अतः उसके परिवार को मुआवजा देने से साफ मना कर दिया जाए। साफ मना कर दिया जाए। फुल स्टॉप। नंबर दूसरा विकल्प, चूंकि कर्मचारियों द्वारा
चूंकि कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर दी गई है, हड़ताल कर दी गई है और स्थिति को संभालना जरूरी है, और स्थिति को संभालना जरूरी है। स्थिति को संभालना जरूरी है, कौमा, अतः मृतक के परिवार को मुआवजा दे दिया जाए। अतः मृतक के परिवार को मुआवजा दे दिया जाए, मुआवजा दे दिया जाए। नंबर तीसरा विकल्प है हमारे पास, नंबर तीसरा विकल्प है हमारे पास, देखिए दोनों विकल्पों में से अलग कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, अलग कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, अलग कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे मृतक के साथ भी अन्याय ना हो और कंपनी को भी नुकसान ना हो, और कंपनी को भी नुकसान ना हो। फुल स्टॉप। लिखें, अब हेडिंग डाल लीजिए विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्पों का मूल्यांकन कैसे करना है? पहला लिखिए, पहले विकल्प में मुआवजा नहीं देने से कंपनी को निसंदेह लाभ होगा, कंपनी को निसंदेह लाभ होगा और संभवतः मुझे भी वेतन वृद्धि और पदोन्नति मिले, सेमीकोलन, किंतु कर्मचारियों का कंपनी पर विश्वास डगमगा जाएगा, कंपनी पर विश्वास डगमगा जाएगा। फुल स्टॉप। साथ ही कॉमा लगा के लिखिए, हड़ताल की वजह से होने वाला नुकसान मुआवजा राशि से
मुआवजा राशि से अधिक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। फुल स्टॉप। नंबर 2, दूसरा विकल्प का उत्तर है, दूसरे विकल्प के अनुसार, लिखिए, दूसरे विकल्प के अनुसार, कॉमा, यदि मृतक के परिवार को यदि मृतक के परिवार को मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है, तो इसका लाभ होगा कि तो इसका लाभ होगा कि लाभ होगा कि कर्मचारियों में कर्मचारियों में कर्मचारियों में कंपनी के प्रति कंपनी के प्रति कंपनी के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा, भावनात्मक लगाव बढ़ेगा, भावनात्मक लगाव बढ़ेगा, कॉमा, सेंस ऑफ ऑनरशिप, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, सेंस ऑफ ऑनरशिप, सेंस ऑफ ऑनरशिप बढ़ेगी, बढ़ेगी और परिणामतः और परिणामतः और परिणामतः उनकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी, उनकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी, उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हड़ताल रुक जाने से, हड़ताल रुक जाने से, रुक जाने से तात्कालिक लाभ तो होगा ही, तात्कालिक लाभ तो होगा ही, किंतु इससे कर्मचारियों में किंतु इससे कर्मचारियों में किंतु इससे कर्मचारियों में यह अराजक दुस्साहस भी बढ़ेगा, यह अराजक दुस्साहस भी बढ़ेगा, दुस्साहस भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि वे नियमों का उल्लंघन करके भी कि वे नियमों का उल्लंघन करके भी नियमों का उल्लंघन करके भी कंपनी से अपनी इच्छा मनवा सकते हैं, कंपनी से अपनी इच्छा मनवा सकते हैं। फुल स्टॉप। दीर्घ अवधि में यह अनुशासनहीनता घातक सिद्ध होगी, यह अनुशासनहीनता घातक सिद्ध होगी। फुल स्टॉप। अब हेडिंग डाल लीजिए, मेरी उपयुक्त सलाह, मेरी उपयुक्त सलाह, मेरी उपयुक्त सलाह। लिखिए, इन विकल्पों में निहित इन विकल्पों में निहित निहित कमियों को
कमियों को देखते हुए मैं निम्नलिखित सलाह दूंगा। मैं निम्नलिखित सलाह दूंगा। निम्नलिखित सलाह दूंगा। डैश लगा के नंबर का लिखिए। नंबर का सर्वप्रथम यह जांच करूंगा। सर्वप्रथम यह जांच करूंगा सर्वप्रथम यह जांच करूंगा कि कर्मचारी की मृत्यु कर्मचारी की मृत्यु और नशे के बीच वास्तविक संबंध कितना था। और नशे के बीच वास्तविक संबंध कितना था। वास्तविक संबंध कितना था। फुल स्टॉप। संभव है कि नशे की मात्रा बेहद कम रही हो। फुल स्टॉप। यह भी संभव है कि उसके कार्य की प्रकृति ऐसी हो ब्रैकेट में लिखिए, जैसे चौकीदार या सुरक्षाकर्मी। ब्रैकेट क्लोज। कि नशे से मृत्यु का सीधा संबंध ना बने। फुल स्टॉप। नंबर ख विकल्प। लिखिए। यदि मृत्यु और नशे के बीच सीधा संबंध नहीं है या कमजोर संबंध है तो मैं सलाह दूंगा कि थोड़ी सी कटौती करते हुए
करते हुए मुआवजा राशि जारी की जाए, मुआवजा राशि जारी की जाए, जारी की जाए, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। यदि दोनों के बीच गहरा संबंध है, यदि दोनों के बीच गहरा संबंध है, यदि दोनों के बीच गहरा संबंध है, संबंध है, तो मेरी सलाह होगी कि, तो मेरी सलाह होगी कि लगभग आधी या दो तिहाई, तो लगभग आधी या दो तिहाई, आधी या दो तिहाई मुआवजा राशि जारी की जाए, मुआवजा राशि जारी की जाए, फुल स्टॉप। इससे कर्मचारियों में, इससे कर्मचारियों में, कर्मचारियों में विश्वास भी बना रहेगा, विश्वास भी बना रहेगा, विश्वास भी बना रहेगा और अनुशासनहीनता भी नहीं पनपेगी, और अनुशासनहीनता भी नहीं पनपेगी, नहीं पनपेगी, फुल स्टॉप। नंबर गा विकल्प लिखिए। लिखिए, सलाह देते समय, सलाह देते समय सलाह देते समय मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा, मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा इस बात का भी ध्यान रखूंगा, ध्यान रखूंगा कि मृतक के परिवार की, कि मृतक के परिवार की क्या परिस्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, फुल स्टॉप। परिस्थितियां विषम हुई तो, परिस्थितियां विषम हुई तो, हुई तो विषम हुई तो थोड़ा लचीलापन रखना बेहतर होगा, थोड़ा लचीलापन रखना बेहतर होगा, थोड़ा लचीलापन रखना बेहतर होगा, फुल स्टॉप। नंबर घ लिखिए। नंबर घ, प्रयास यह भी रहेगा कि, प्रयास यह भी रहेगा कि, यह भी रहेगा कि निर्णय की प्रक्रिया में, निर्णय की प्रक्रिया में कर्मचारी समूह के कुछ प्रतिनिधि,
कर्मचारी समूह के कुछ प्रतिनिधि शामिल हों ताकि उनमें सेंस ऑफ ऑनरशिप बढ़े और तनाव की जगह सामूहिकता की भावना से आगे के कार्य चल सके। फुल स्टॉप। नंबर अंगा लिख लीजिए, ये 5वां। देखिए, संभव हुआ तो मृतक के परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की सलाह दूंगा। 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 ठीक है, तो ये रहा हमारा केस स्टडी नंबर 2 का सॉल्व। ठीक है, 2 केस स्टडी हमने देखी और साथ साथ देखा जो है फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 7वां लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। 8वें लेक्चर से हम कुछ और दर्शन वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। क्वेश्चन जो लिखाए गए हैं उन प्रश्नों को लिख के मुझे आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिससे मैं चेक करूं कि आप जो है कैसा लिख रहे हैं और मुझे भी आइडिया लगेगा कि आप ज़्यादा अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बनेंगे, ये तो जानते ही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।